बहुत समय पहले भारत के घने पश्चिमी घाट के भीतर, जहाँ सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं आकाश को छूती थीं और पेड़ों की कतारें इतनी सघन थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक विशाल भूरा भालू रहता था। उसका नाम भोलू था और उसका नाम उसके शांत और सरल स्वभाव को दर्शाता था। भोलू अपने विशाल आकार के बावजूद एकांत पसंद करने वाला जीव था। उसे पेड़ों पर चढ़कर रसीले जामुन और शहद के छत्ते ढूंढना और नदी के ठंडे पानी में बैठकर ताज़ी मछलियां पकड़ना बहुत पसंद था। वो जंगल के नियमों का पालन करता था और अपनी दुनिया में मस्त रहता था। इसी जंगल के पूर्वी किनारे पर, जहां हरी भरी पहाड़ियां धीरे धीरे समतल मैदानों में बदल जाती थीं, एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग, मुख्य रूप से किसान और चरवाहे, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। वे जंगल का सम्मान करते थे और उसकी सीमाओं को जानते थे। इन्हीं ग्रामीणों में से एक था रमेश, एक युवा और उत्साही लड़का जिसकी आंखों में दुनिया को जानने की उत्सुकता थी। रमेश को प्रकृति से गहरा लगाव था। वो अक्सर अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल के बाहरी हिस्सों में जाया करता था, लेकिन हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि वो जंगली जानवरों की शक्ति और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करता था। उसे अपनी दादी से जानवरों की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था, जिन्होंने उसे सिखाया था कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए। एक गर्म दोपहर, जब रमेश जंगल में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश में घूम रहा था, उसे एक असहज, दर्द भरी कराहट सुनाई दी। ये एक गहरी दबी हुई आवाज थी जो जंगल की शांति को भंग कर रही थी। रमेश ने आवाज का पीछा किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो घनी झाड़ियों को पार करके आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक विशाल भूरा भालू एक पुराने, जंग लगे शिकारी के फंदे में बुरी तरह फंस गया था। फंदा भालू के पिछले पैर को कसकर जकड़े हुए था और भालू दर्द से तड़प रहा था। वह गुस्से में गुर्रा रहा था, अपने विशाल पंजों से जमीन खोद रहा था, लेकिन फंदा टस से मस नहीं हो रहा था। रमेश को एक पल के लिए डर लगा। इतना बड़ा और गुस्सैल भालू उसके सामने था और उसकी एक गलती उसकी जान ले सकती थी। लेकिन भालू की आंखों में उसने दर्द और लाचारी देखी। रमेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तिका निकाली, उसे चूमा और फिर हिम्मत बटोरी। उसने धीरे धीरे भालू की ओर कदम बढ़ाए। रमेश ने धीरे से कहा, घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भालू ने रमेश को अपनी ओर आते देखा तो और भी जोर से गुर्राया। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी जो डर और पीड़ा का मिश्रण थी। रमेश ने फिर कहा, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए हूँ, मुझे थोड़ा भरोसा करो। रमेश के शांत स्वर और उसकी आंखों में दिख रही ईमानदारी ने भालू को थोड़ा शांत किया। उसने रमेश को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और जिज्ञासा थी। भालू का गुर्राना कुछ कम हुआ और उसने रमेश को अपने पास आने दिया। रमेश ने बहुत सावधानी से फंदे को देखना शुरू किया। ये एक जटिल और कसकर बंधा हुआ फंदा था जिसे खोलना आसान नहीं था। रमेश को अपनी छुरी का इस्तेमाल करना पड़ा और उसे डर था कि कहीं भालू उस पर हमला न कर दे। रमेश ने भालू से कहा, ये थोड़ा दर्द करेगा, लेकिन मैं इसे जल्दी से खोल दूंगा, तुम बस शांत रहना। भालू ने जवाब में एक गहरी सांस ली, जैसे वो रमेश की बात समझ रहा हो। रमेश ने बड़ी मुश्किल से फंदे को ढीला करना शुरू किया। जैसे ही फंदा खुला, भालू ने अपने घायल पैर को बाहर निकाला। पैर से खून बह रहा था और वो लंगड़ा रहा था। रमेश ने तुरंत अपनी कमर से एक साफ कपड़ा निकाला और भालू के घाव को साफ करते हुए कहा, ओह, ये तो बहुत गहरा है, चिंता मत करो, मैं इसे साफ कर दूंगा, तुम्हें आराम की जरूरत है। भालू ने हैरानी से रमेश को देखा, जैसे वो इस अजनबी की दयालुता पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। उसने अपना सिर झुकाकर रमेश के हाथ को धीरे से सूंघा। अगले कई दिनों तक रमेश हर सुबह और शाम भालू के पास जाता। वह अपने साथ ताजे फल लाता था, खासकर उन बेरीज को जो भालू को पसंद थीं, और कुछ जड़ी बूटियां जिन्हें उसकी दादी ने घावों को भरने के लिए सिखाया था। वो सावधानी से भालू के घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगाता और उसे साफ करता। रमेश भालू से बातें करता, आज तुम्हारा घाव थोड़ा बेहतर दिख रहा है मेरे दोस्त, तुम्हें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। भालू, जिसे अब रमेश ने बबलू नाम दिया था, अपने बचपन के प्यारे टेडी बेयर के नाम पर, रमेश के आने का इंतजार करता। वो अब रमेश को देखकर गुर्राता नहीं था, बल्कि अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे गौर से देखता और कभी कभी अपनी सूंड से रमेश के हाथ को धीरे से छूता। बबलू ने रमेश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। कुछ हफ्तों में बबलू का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। वो अब पहले की तरह फुर्ती से दौड़ सकता था और पेड़ों पर चढ़ सकता था। रमेश और बबलू की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। रमेश जब भी जंगल में आता, बबलू उसे दूर से ही अपनी गंध से पहचान लेता और रमेश के पास आकर उसके कंधे पर अपना बड़ा सिर रख देता। बबलू रमेश के साथ जंगल में घूमने जाता, उसे नई नई जगहें दिखाता और कभी कभी तो रमेश के साथ नदी में मछलियां भी पकड़ने लगता। उनकी ये अनोखी दोस्ती एक बिना कहे समझौते पर आधारित थी, जहाँ विश्वास और सम्मान सर्वोपरि था। गांव के लोगों को जब रमेश और बबलू की दोस्ती के बारे में पता चला तो वे बहुत हैरान हुए। कुछ लोग, खासकर बड़े बूढ़े, डर गए। एक गांव वाले ने रमेश से कहा, रमेश, तुम पागल हो गए हो, वो एक जंगली जानवर है, तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। रमेश ने जवाब दिया, नहीं दादा, बबलू एक अच्छा भालू है,
उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई, उसने तो मेरी जान भी बचाई है। रमेश ने उन्हें बताया कि एक बार जब वो जंगल में बहुत अंदर तक भटक गया था और रात हो चुकी थी तो बबलू ही था जिसने उसे सुरक्षित रास्ते तक पहुंचाया था। रमेश ने समझाया, जब मैं डर गया था और रास्ता भूल गया था तो बबलू मेरे पास आया। उसने अपनी सूंड से मुझे धीरे से धक्का दिया और मुझे गांव की ओर रास्ता दिखाया। वो मेरा संरक्षक है। गांव वालों ने धीरे धीरे बबलू पर भरोसा करना शुरू किया, खासकर जब उन्होंने देखा कि बबलू कभी गांव के पास नहीं आता था जब तक रमेश उसे बुलाता नहीं था। रमेश ने बबलू को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं किया, नहीं उसे सर्कस में ले गया जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया था। उसने बबलू को जंगल में आजाद रहने दिया क्योंकि वो जानता था कि बबलू का असली घर जंगल ही है और उसकी आजादी ही उसकी आत्मा थी। एक सूखे मौसम में जंगल में भीषण आग लग गई। ये एक बिजली गिरने से शुरू हुई थी और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही थी। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और जंगल के कई जानवर खतरे में थे। गांव के लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उसे काबू करना असंभव लग रहा था। रमेश भी आग बुझाने में मदद कर रहा था। उसका दिल जानवरों और पेड़ों के लिए रो रहा था। तभी बबलू अचानक गांव के किनारे प्रकट हुआ। वो बेचैनी से गुर्राया और रमेश को अपनी ओर खींचने लगा। रमेश ने कहा, बबलू तुम यहाँ क्यों हो? जंगल में खतरा है। लेकिन बबलू लगातार गुर्राता रहा और रमेश को एक खास दिशा में खींचता रहा, जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रहा हो। रमेश ने बबलू पर भरोसा किया और उसके पीछे पीछे गया। बबलू उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ से आग फैलने की दिशा बदली जा सकती थी। वो एक संकरी घाटी थी जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे। बबलू ने जोर से गुर्राया और अपनी पूरी ताकत से कुछ पुराने सूखे पेड़ों को अपनी विशाल भुजाओं से धकेलना शुरू कर दिया। पेड़ चरमराते हुए नीचे गिरे और एक प्राकृतिक आग रेखा बन गई। रमेश और गांव वालों ने बबलू की बात समझ ली। उन्होंने तुरंत कुल्हाड़ियों और फावड़ों से बबलू द्वारा बनाई गई आग रेखा को और गहरा किया। बबलू की सूझबूझ और ताकत से आग को आगे बढ़ने से रोका जा सका। गांव वालों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन ये बबलू की मदद के बिना संभव नहीं था। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने बबलू को एक रक्षक और हीरो के तौर पर देखा। वे समझ गए कि जानवर भी बुद्धिमान होते हैं और उनमें भी दया और त्याग की भावना होती है। गांव के मुखिया ने रमेश से कहा, रमेश तुमने हमें सिखाया कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। इस भालू ने आज हमारे गांव को बचा लिया। रमेश और बबलू की दोस्ती एक मिसाल बन गई कि कैसे इंसान और जानवर अगर एक दूसरे पर भरोसा करें और सम्मान करें तो साथ मिलकर रह सकते हैं। बबलू और रमेश की दोस्ती सालों तक बनी रही। बबलू कभी कभी गांव के किनारे आ जाता और रमेश से मिलता, अपनी दोस्ती को ताज़ा करता, लेकिन वो हमेशा जंगल में ही रहता। रमेश भी बबलू से मिलने जंगल जाता रहता था, उसे फल खिलाता और उसके साथ कुछ पल बिताता। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि प्रेम और समझ की कोई सीमा नहीं होती और दोस्ती किसी भी रूप में पनप सकती है, चाहे वह इंसान और जानवर के बीच ही क्यों न हो। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना कितना जरूरी है और कैसे एक साधारण दया का कार्य असाधारण दोस्ती की शुरुआत कर सकता है। ये एक अमर गाथा है विश्वास, करुणा और उस अद्भुत बंधन की जो एक भूरे भालू और एक इंसान के बीच पनपा।